नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, कल आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत का पेपर है और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है कि जो काफ़ी स्टूडेंट को नहीं आता है। तो इस एक वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है संस्कृत के बारे में तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और इसको देखे बिना तो बिल्कुल परीक्षा देने मत जाइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को कवर करेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, संधि क्या है, इसके कितने भेद हैं, संधि के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। संधि का क्या अर्थ होता है? जोड़ या मिलाना। दो वर्णों की अत्यंत निकटता के कारण उनका जो योग होता है उसको संधि कहते हैं। अर्थात व्यवधान रहित दो वर्णों की अधिकतर समीपता के कारण उत्पन्न विकार को ही संधि कहा जाता है। दोनों में कोई भी परिभाषा आप समझ लो। जैसे देव और आलय को आपस में जोड़ेंगे तो देवालय हो जाएगा। यहाँ पर संस्कृत है तो यहाँ पर देखो विसर्ग लगा हुआ है, तो देव प्लस आलय देवालय। तो यहाँ पर देखो संधि के भी तीन भेद होते हैं। अच संधि यानी स्वर संधि, दूसरा हल संधि यानी व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के अंतर्गत भी कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि यानी अच संधि को समझ लो। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि स्वर संधि को कभी कभी एक क्वेश्चन एक नंबर में सीधा पूछा जा सकता है कि स्वर संधि को और क्या कहते हैं? अच संधि। ठीक है। परस्पर दो स्वर वर्णों की अत्यंत निकटता से दोनों स्वरों के रूप में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर स्वर और स्वर दोनों आपस में जब मिलते हैं फिर उसके बाद जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप विद्या और आलय, यहाँ पर विद्या का द्या देखिए और आलय का आ देखिए, दोनों में बड़ा आ रहा है, यानी कुल मिलाकर ये क्या है? ये स्वर है। दोनों तरफ स्वर आपको मिल रहे हैं। ये जो आपका द्या है इसमें जो ये मात्रा है ये स्वर है, यानी ये आ की मात्रा है। और यहाँ पर जो आ में मात्रा लगी है वो तो आपको आ देखने से ही पता चल रहा है ये स्वर है। तो जब स्वर और स्वर दोनों मिलते हैं और उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 7 भेद हैं। जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। तो यहाँ पर 7 भेद हैं, लेकिन इनमें 4 का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है संस्कृत जैसा आपका जो कोर्स है उसके हिसाब से। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन सभी के आपको सूत्र पता होने चाहिए। दीर्घ स्वर संधि, इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हम उसको कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। यहाँ पर एक चीज़ को मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए दीर्घ स्वर संधि, जब दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मत प्लस अनुसार, यहाँ पर मत का तो जो ता है इसमें छोटा आ छिपा है, और यहाँ पर जो आ है वो तो आपको दिख ही रहा है, यानी छोटा आ और छोटा आ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो मत प्लस अनुसार, ये देखिए जो ता में आ की मात्रा लग गई है ये बड़ी मात्रा लग गई है, मता अनुसार। इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते, ये सब आपको पहले से आपने पढ़ रखा होगा। गुण संधि की बात करें तो इसका होगा आदि गुणा, और वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेज। यड़ संधि का है इकोड़ यज, इकोड़। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनके सूत्र। हल संधि यानी व्यंजन संधि की बात करें, जहाँ किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है या परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर आ प्लस ए, यानी का में आ रहा है और ए में तो ए है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर ये स्वर स्वर मिल रहे हैं, अगर व्यंजन व्यंजन आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर व्यंजन संधि या संस्कृत में कहें हल संधि होगा। विसर्ग संधि, जहाँ विसर्ग से परे किसी स्वर या व्यंजन के होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह ये तीनों कंप्लीट हुए, और जो स्वर संधि के 4 मुख्यतः पार्ट बताए गए वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
1 से 30 तक की संख्याओं का संस्कृत में अनुवाद करो। देखो 1 नंबर से 2 नंबर में ये जरूर पूछा जाएगा, इसको अच्छे से समझ लो। 1 2 3 चतुर्थ पंचम षठ सप्त अष्ट नव 10 एकादश, ध्यान से समझो, द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षट्स और सप्तदश अष्टदश नवदश एकोनविंशत ऊनविंशति। देखो ध्यान से, जब भी 19 आ जाए 29 आ जाए तो इनके बाद जो होता है, जैसे 29 के बाद 30 है और 19 के बाद 20 है, तो 20 को कहते हैं विंशति और 19 में एक कम किया जाता है तो इसे कहेंगे एकोनविंशत, यानी एक नहीं है विंशति में, तो ये क्या हो जाएगा एकोनविंशत। या फिर इसको कहेंगे ऊन लगा दो, इसके बाद जो संख्या है उसके पहले ऊन लगा दो तो वो एक कम संख्या हो जाएगी। तो विंशति है 20 तो ऊनविंशत कह देंगे तो ये 19 हो जाएगा। एकोनविंशत यानी एक नहीं है विंशति में यानी 20 में, तो वो 19 हो जाएगा। आगे देखो, एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टविंशति नवविंशति और एकोनत्रिंशत्। त्रिंशत होता है आपका 30। तो इस तरह से यहाँ पर 30 दिए गए हैं, लेकिन आपको 1 से लेकर 50 तक याद होने चाहिए। अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट में बताएंगे कि 1 से 50 तक याद करवा दीजिए तो मैं उसका वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, आप उसको आसानी से याद कर सकेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूपों से होता है, किंतु व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में आएंगे जो छोटे वाले होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री। दीर्घ स्वर में आएंगे, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसके ज्ञान के लिए हम हिंदी में 3 का अंक जैसा संकेत बना देते हैं। आजकल इसका प्रयोग प्रचलन में नहीं है, परंतु वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। यहाँ पर जो ये 3 है यही प्लुत स्वर का एक तरीके से संकेत है। आगे देखते हैं, 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये आप जरूर याद कर लो। कंठ जो का वर्ग के अक्षर होते हैं वो आपके का वर्ग में आएंगे कंठ में, और जो चा वर्ग होगा वो तालव्य में आएगा। टा वर्ग जो होगा वो मूर्धन्य में आएगा और ता वर्ग दंत में आएगा। ओष्ठ में कौन आएंगे? पा वर्ग आएंगे। इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कंठ और का वर्ग, तो इसको हम लोग जनरली कहते हैं काका। का से हो गया कंठ और का से हो गया वर्ग, का वर्ग। इतना याद कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। आगे देखो, तालव्य और ये आता है चा वर्ग में, तो आप इसको याद कर लो टच। टा को आप ता समझना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टच या तच, जो भी आप समझ जाओ, याद करने का तरीका है। टा वर्ग माँ, टा से टमाटर, ठीक है। तो टा वर्ग और ये किस में कनेक्ट होगा? ये होगा मूर्ध में, मूर्धन्य में या मूर्धा में, जो भी आ जाए। आगे देखो, जो ता वर्ग है वो दंत, दंत, दंत यानी दांत, दा से दंत और ता से ता वर्ग। अब ओष्ठ पा वर्ग आ रहा है, जैसे अधिकतर लोग कहते हैं ओप्स, तो ओ से हो गया ओष्ठ और पा से हो गया पा वर्ग। इस तरह आप याद कर सकते हैं। अंत के 4 अर्ध स्वर यारा लावा और 4 ऊष्म वर्ण सा 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 हा, ये ऊष्म वर्ण है, ठीक है। अनुसार अम, अनुनासिक, एक विसर्ग आहा है, जो आहा है वो विसर्ग है। आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा में उच्चारण की क्या महत्ता है? उच्चारण की बहुत ज़्यादा महत्ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको पढ़ लो। इसका आंसर तो आप बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में उच्चारण की बहुत महत्व है, और किस तरह आप इसको लिखेंगे ये सब आप अच्छे से जानते हैं। उच्चारण के दोष बताइए। जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुंह में ही काट देना, वर्णों को जल्दी जल्दी बोलना,
वर्णों को फेंकता हुआ बोलना, एक एक कर बोलना, गदगद स्वर में बोलना, गा गा कर बोलना, तुतला कर अंदर ही अंदर बुदबुदाते हुए या वर्णों को पीड़ित करते हुए बोलना, अक्षरों एवं पदों को बीच बीच में खा जाना, दीन स्वर में बोलना, नाक के स्वर में बोलना, मिमियाते हुए स्वर में बोलना, ये सब उच्चारण दोष के प्रकार हैं। आगे देखते हैं समास का क्या अर्थ है। समास विग्रह को समझाइए। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना आकार में छोटा रूप प्रदान करना समास कहलाता है। भाषा में संक्षिप्त भाव और सुंदरता लाने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तो आपको पता है। समास विग्रह, समास के शब्दों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। आगे देखते हैं समास विग्रह करने की दूसरी विधि। यहाँ पर ये विधियाँ दी रही, इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते। समास विग्रह का ये मतलब है कि समास को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। समास के भेद देखो। समास के भेद आपके सामने हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो ये हो गए आपके समास जो मेन है आपके। अब इनके भी सूत्र आपको याद होने चाहिए। द्वंद्व समास का जो सूत्र होगा वो चार थे द्वंद्वा। दिगु समास का होगा संख्या पूर्वो दिगु। कर्मधारय, तत्पुरुष का, ये सब आपके सूत्र दे रखे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में समझना है तो आप इनको समझ लो, पढ़ लो। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। तो यहाँ पर ऐसे शब्दों को लिया जाता है जिसमें दो पद हों और दोनों पद प्रधान हों। ठीक है, जैसे माता और पिता, पितरो लिख देंगे, माता चा पिता चा, यानी माता और पिता। राम कृष्णो, राम और कृष्ण दोनों यहाँ पर प्रधान है, दोनों यहाँ पर मेन है। आगे देखो, दिगु समास संख्यावाची होता है। संख्या अगर किसी शब्द में जुड़ी है तो वो आपका दिगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिलोकी, तीन लोक। जैसे दशाननम, यानी रावण की बात हो रही तो 10 सिर वाला, तो यहाँ पर 10 है यानी संख्यावाची है, तो ये दिगु समास। पंचवटी यानी 5 आ रहा है इसमें, तो ये संख्यावाची है। त्रिभुवन यानी 3 आ रहा है इसमें, तो ये संख्यावाची। कर्मधारय जो सामसिक पद विशेषण, विशेष या उपमा उपमेय में से मिलकर बनते हैं, वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक समान विभक्ति और वचन वाले होते हैं। जैसे नीलकमल, महाजन, महापाप, ये सब क्या है? कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में देखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियाँ लगती हैं। इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है, जैसे राजपुत्र, राजमंदिरम। तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन वाला यानी 10 सिर वाला। यहाँ पर 10 है और आनन है, 2 पद हैं यहाँ पर और दोनों प्रधान हैं, लेकिन ये दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी रावण की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो ये हो गए इस तरह के बहुव्रीहि। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है? इसमें पहला पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। इसका विग्रह उस अव्यय या उपसर्ग के अर्थ के अनुसार किया जाता है। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, इसके रूप नहीं चलते या विभिन्न अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला पद आपका यहाँ पर अव्यय होगा, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। आगे देखते हैं संस्कृत में लकार का क्या अर्थ है। लकार विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्था भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में केवल 5 प्रमुख लकार निर्धारित हैं। जैसे लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, लिट लकार भविष्य काल के लिए, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार विधि अर्थक यानी चाहिए के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गम धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। देखो, लकार को पहचानने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया है
और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, आप लोग भी उसको देख लीजिए ताकि आप लोग लकार को आसानी से पहचान सकें। गम धातु का लिट लकार लिखना है, और अभी हमने आपको बताया था जो लिट लकार होता है वो भविष्य काल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लिट लकार इसमें लिखने हैं। गम का गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यति, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामः, ये हो गए इसके लिट लकार। कारक क्या है, इसके भेद बताओ। इसका जो सूत्र है, करोतीति कारकः, अर्थात क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के भेद मुख्यतः 6 हैं। संबंध को कारक नहीं मानते क्योंकि उनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता। संबोधन की प्रतिमा विभक्ति के आने के कारण इसी का एक ही रूप माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए, विभक्ति का आ से स्पष्ट करो। शब्दों के साथ भिन्न संबंधों को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं और यही विभक्ति कहलाते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। आगे देखते हैं। और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये विभक्तियां हैं और इनके कारक आपके ये बीच में लिखे हुए हैं, और कारक से क्या अर्थ बन रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। संस्कृत में अनुवाद करने को जरूर आएगा, तो कुछ अगर आप एग्जाम्पल देख लेंगे तो उसी से बनाकर आप लिख सकते हैं, अगर आपने अभी तक संस्कृत में अनुवाद करना नहीं सीखा है। क्योंकि मोस्टली तो मैंने देखा है डीएलएड में मोस्टली लोग संस्कृत में अनुवाद करना नहीं सीखते, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉलेज जाते ही नहीं हैं, घर बैठ के डीएलएड करते हैं। कॉलेज जाएंगे नहीं तो संस्कृत में अनुवाद करना कैसे आएगा। वो बहुत लोग कहेंगे कि बहुत लोग जाते भी हैं फिर भी नहीं सीख पाते हैं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हमें अच्छे नंबर लाने हैं, किसी तरह आएँ। विद्वान सर्वत्र पूज्य होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वह ब्राह्मण को दान देता है, सह, वह को क्या कहेंगे, शाह। सह ब्राह्मणम दानम यच्छति। हम दोनों भोजन करते हैं, आवाम भोजनम कुरु यावः। कल हम सब विद्यालय जाएंगे, सा वयम विद्यालय गमिष्यामः। 5 वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करो। वह कान से बहरा है, तो वह को होता है शाह। श्रवण वधिर अस्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। राधा गणेश को नमस्कार करती है, राधा गणेशाय नमः करोति। मैं राम के घर जा रहा हूँ, अहम रामस्य गृहं गच्छामि। बाग के चारों ओर जल है, उद्यानम परितः जलम अस्ति। इनको एक नहीं कम से कम 10 बार देखें इन्हीं को, और इनसे संस्कृत के शब्दों को निकालने का प्रयास कीजिए। मोहन लता के साथ जाता है, मोहन लताया स गच्छति। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, रामेण पुस्तकम पठति। वह श्याम से अधिक मोटा, सा श्यामेण अत्यधिक स्थूला अस्ति। मोटा को कहेंगे स्थूला, अस्ति मतलब है। आगे देखो, मुँह धो लो, मुखम प्रक्षालयत। वह गाय से दूध दूहता है, सा धेन्वा दुग्धम दुहति। वे दोनों विद्यालय जाते हैं, तौ विद्यालयम गच्छतः। लता गांव जाती है, लता ग्रामम गच्छति। तो इस तरह ये संस्कृत में अनुवाद करके दिखाए गए। उपसर्ग क्या है, इनका धातुओं के साथ उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कहीं विशेषता ला देते हैं, कहीं मात्र शोभावर्धक होते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द के पूर्व अलग अलग उपसर्ग लगाने से भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करते। हार पे प्रा लगा दिया तो प्रहार बन गया, हार में वी लगा दिया तो विहार बन गया, हार में आ लगा दिया तो आहार बन गया। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 20 है, और ये आपके सामने संस्कृत के उपसर्ग लिखे हुए हैं। अगर कभी आप भूल जाएं कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं तो संस्कृत देखिए कैसे लिखा जाता है। केवल शुरू के 2 अक्षर पकड़िए। अब इसके बाद यहाँ पर इसका ये काट दीजिए और इसका ये काट दीजिए, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, तो हो गए कुल मिलाकर 22। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। आगे देखते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। परिभाषा इसकी समझ लो, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात ऐसे शब्दांश जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा सुंदरता प्रदान करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख में प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखता हो जाएगा। प्रत्यय प्रधान रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित।
कृदंत कौन से होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा विशेषण अव्यय शब्द बनाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जैसे कर्त। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, अर्थात ये प्रत्यय शब्द के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे सुंदरता। तो ये आपके हो गए प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है शब्द के और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। उपसर्ग शब्दों में विशेषता लाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो उसके अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है? श्यामपट, लपेट श्यामपट, चार्ट, मानचित्र, चित्र, हरित पट या फलालेन बोर्ड। तो ये आपके हो गए मेन जो श्रव्य दृश्य सामग्री है। आगे देखिए और भी दे रखे हैं, मॉडल, वाद विवाद, भाषण, सरस्वती यात्राएं, पुस्तकालय, आकर्षक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ और उद्धरण। आगे देखते हैं, संधि विच्छेद करो, संधि के नाम लिखो। हिमालय, इसका संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलेह, और ये दीर्घ संधि है क्योंकि माँ में छोटा आ है और आलय में बड़ा आ है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बड़ा आ यानी दीर्घ बन रहा है। जब छोटा और छोटा जुड़ेगा तब दीर्घ बनेगा, छोटा और बड़ा जुड़ेगा तब दीर्घ बनेगा, बड़ा और बड़ा जुड़ेगा तब भी दीर्घ ही बनेगा। आगे देखते हैं, दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि हो जाएगा, ये भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। यद्यप, यदि प्लस अपि, ये यड़ संधि हो जाएगा। प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, यड़ संधि। स्वागतम, सु प्लस आगतम, यड़ संधि। गणेश, गण प्लस ईशः, गुण संधि। महा प्लस ईशः, महेशः, गुण संधि। आगे देखिए, सदैव का सदा प्लस एव, वृद्धि संधि। इस तरह ये संधियों को पहचाना गया। संस्कृत भाषा के 4 वाक्य लिखे संस्कृत पर ही। संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति, जो संस्कृत भाषा है वो देवों की भाषा है। संस्कृतस्य साहित्यमपि प्राचीन अस्ति, ये बहुत पुराना है। प्राचीन काले संस्कृत लोक भाषा आसीत्, चरवार वेदा संस्कृते सन्ति। तो ये 4 वाक्य आपके हो गए संस्कृत भाषा पर। अब कुछ हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द भी पढ़ लीजिए। बैल को मरीचिका, केला को कदली फलम, हंस को मराला, लाल को रक्ता, कबूतर को कपोता, परमल पटोला, जामुन को जम्बू फलम, कटहल को पंसम, तोता को शुका, गिलहरी को चीकरोड़, मकड़ी को लूता, अनार को दाड़िम, दुपट्टा को उत्तरीयम, लोमड़ी को लोमशा। तो ये हो गया आपके हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत की वर्णमाला प्रायः हिंदी की भांति है किंतु वर्णों का क्रम भिन्न है। संस्कृत वर्णमाला में महेश्वर सूत्र, पाणिनि को भगवान शिव की कृपा से 14 सूत्र प्राप्त हुए, इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। 14 जो महेश्वर सूत्र हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको कहीं कॉपी में नोट कर लो। अगला है प्रत्याहार किसे कहते हैं। संस्कृत में कितने प्रत्याहार पाणिनि द्वारा बताए गए हैं। पाणिनि को भगवान शिव की कृपा से 14 महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए हैं, इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। पाणिनि द्वारा संस्कृत में 42 प्रत्याहार बताए गए हैं। अगर प्रत्याहार की बात करेंगे तो 42 और महेश्वर सूत्र की बात करेंगे तो 14। ये आपके लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर कवर किए गए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लकार वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, नीचे कमेंट में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर लकार कैसे पहचाने इसको ज़रूर देख लेना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।